देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव को अंदर ले जाए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्सटर्नल वो फोर्स होगा जो अगेंस्ट कंजर्वेटिव होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जीरो आ जाएगा। ये नोटबुक में अच्छे से लिखो, अच्छे से समझाता हूं, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। उसके बाद ये लिखना, देखो ये आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। इसको और इसको जोड़ेगी तो माइनस डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया। इसको प्रूफ करके दिखाता हूं दोस्तों, मैं बहुत ध्यान से देखना। मैंने तो पहले ही कहा था थोड़ा सा मुश्किल है, पर धीरे धीरे आपको बहुत आसान लगेगा। देखना, बोर्ड पर देखना। देखो, मेथड 1, मान लो एक ब्लॉक यहां पर है, एक ब्लॉक धरती पर रखा है। तो दोस्तों इस धरती को ना हम रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम। क्या मान लेते हैं इसको, रेफरेंस फ्रेम। इस धरती को हम रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम। और रेफरेंस फ्रेम पर ना हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करनी है, जीरो। अब हम इस ब्लॉक को उठा के h हाइट पर लेंगे। इस ब्लॉक को उठाकर हम h हाइट पर लेंगे दोस्तों। अब यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो इसकी हो जाएगी mgh, क्योंकि इसकी रेफरेंस फ्रेम से दूरी कितनी है, h। और अगर इसी ब्लॉक को अगर हम जमीन में खड्डा खोद के नीचे ले जाए ना, h डेप्थ नीचे, h डेप्थ नीचे ले जाए, तो रेफरेंस फ्रेम से नीचे पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे माइनस mgh, माइनस mgh। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, रेफरेंस फ्रेम से डायरेक्ट वर्टिकल हाइट देखनी है। वर्टिकल हाइट h है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ रहा है समझ में। अब आपसे ये कहा गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जब हम लेके गए तो ये बताओ कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क करा, ग्रेविटी ने कितना वर्क करा। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ फाइनल कितनी है, फाइनल mgh है, और इनिशियल कितनी है, जीरो। तो कितना आ गया, माइनस mgh। मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या गारंटी यही आएगा, चलो अब दूसरे मेथड से करते हैं। अब ये बताओ mg कहां लगेगा, नीचे। mg कहां लगेगा, नीचे। और इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहां होगी, ऊपर। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना हो, ग्रेविटी का मतलब कंजर्वेटिव, तो इस mg को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में घुमाना है। बताओ mg को कितने एंगल से घुमाए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, 180। तो mg cos 180 इंटू में h, तो कितना आ गया, माइनस mgh। अरे सर ये तो बिल्कुल सेम आया। अगर आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहे हो फॉर्मूले से, सर जो फॉर्मूला आपने पहले सिखाया था
उस फॉर्मूले से आया माइनस mgh, उस फॉर्मूले से आया माइनस mgh। और सर अगर आप ये पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, सर इनिशियल जीरो, सर इनिशियल जीरो, फाइनल mgh, तो जीरो माइनस mgh क्या होगा? नमस्ते नमस्ते चमकता तारा, नमस्ते नमस्ते, तो माइनस mgh। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलों से दोस्तों, दोनों फॉर्मूलों से, नोट्स तो इंस्टीट्यूट पे रेडी हैं, दोनों फॉर्मूलों से रिजल्ट सेम आ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको जो दिया गया है ना, ये सवालों को आसान बनाने के लिए दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सवालों को आसान बनाने के लिए दिया गया है, आसान बनाने के लिए दिया गया है। अच्छा ये बताओ, अगर इसको स्लोली स्लोली यहां लेके जाना है तो एफ एक्सटर्नल कहां लगाना पड़ेगा? ऊपर। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछे आपसे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो एफ एक्सटर्नल इनटू में एच, और स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे? जीरो। स्लोली स्लोली, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा? mg, तो mgh। तो ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, ये वाला, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बताओ, फाइनल कितनी थी? mgh, और इनिशियल कितनी थी? इनिशियल जीरो, तो यहां से भी वही आया mgh। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले मुझे रात दिन याद होने चाहिए, 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 ये फॉर्मूले मुझे रात दिन याद होने चाहिए। ठीक है, इनको याद कर दो अच्छे से, कॉपी में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर mg कहां लग रहा है? नीचे, h हाइट ऊपर है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, और ये ब्लॉक नीचे आ गया ग्राउंड पर, ये फाइनल पोजीशन होगी। रेफरेंस फ्रेम है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। ठीक है, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब कंजर्वेटिव, तो ये फॉर्मूला लगा लो, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल कितनी थी? mgh, फाइनल क्या थी? जीरो, तो क्या आ गया? mgh। और दूसरा फॉर्मूला भी लगाओगे तो उससे भी सेम आएगा, उससे भी सेम आएगा, उससे भी सेम आएगा। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो घुमाने की जरूरत ही नहीं है, तो mg इंटू में h, उससे भी यही आया, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया? mgh।
वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया mgh। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ या ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, इसको अच्छे से याद कर दो। अब मैं ना तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी सिखाता हूं। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा जाएगा। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका है, फर्स्ट चूज द रेफरेंस पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका सिखाता हूं। फर्स्ट चूज दी रेफरेंस पोजीशन। और रेफरेंस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। रेफरेंस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। ठीक है, अब मैं काफी सारे डायग्राम दे रहा हूं, सिर्फ तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ठीक है, अब तुम्हें आसान लगने लग जाएगी पढ़ाई, देखना अब तुम्हें आसान लगेगी पढ़ाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ग्राउंड पर है। सेकंड क्वेश्चन ग्राउंड से 2m ब्लॉक ऊपर है 3h हाइट पर। थर्ड क्वेश्चन ग्राउंड से नीचे है 3h। फोर्थ झूला, ये झूला। पोटेंशियल लिखनी है। चलो फर्स्ट बताओ। फर्स्ट जीरो, बिल्कुल सही, रेफरेंस पोजीशन पर है जीरो। सेकंड बताओ, मास कितना 2m, जी एच कितना 3h, तो कितनी आ गई 6mgh। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, 6mgh। यहां जाओ, रेफरेंस फ्रेम से नीचे है तो नेगेटिव -mg3h। देखो शुरू में डेफिनेशन तो उसी तरीके से बताई जाएगी जैसी बुक में गिवन है, पर अब मैं तुम्हें ट्रिक से सिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात है, ये हाइट नहीं दी हुई आपको, तो ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एस क्या हो गया, सॉरी एच क्या हो गया, एच हो गया एस साइन थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, एच हो गया एस साइन थीटा। ये हाइट चाहिए आपको, वर्टिकल हाइट, और वर्टिकल हाइट होगी यहां पे एस साइन थीटा। ठीक है, यहां आ जाओ, इसकी क्या हो जाएगी, ये वर्टिकल हाइट देखो mg इंटू में 2, इसकी क्या हो जाएगी mg इंटू में 0.8। इसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितना हो गया वर्टिकल h, तो इसकी कितनी होगी mgh। अब तो आसान लग रहा है ना, बस यही तो सीखना है, अब आसान लगेगा तुम्हें। ठीक है, जो चीज तुम्हें थोड़ी देर पहले मुश्किल लग रही थी अब वो धीरे धीरे आसान लगने लग जाएगा। बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब मान लो एक चेन है, ये एक चेन है,
इसका 2l/3 पार्ट तो टेबल पर है और l/3 पार्ट टेबल से नीचे लटका हुआ है। ठीक है, अब इजी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और ये जो चेन है ना, चेन, इस चेन का मास m है। चेन का मास कितना है? m। चेन का मास m है दोस्तों, इस चेन का मास m है। कृतिका अब बिल्कुल इजी लगेगा। संस्कृति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनमोल, राघव, कपिल मलिक, अंश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो चेन का मास m है, तो इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। इस चेन की क्या लिखनी है? पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो ये देखो कि कितना पार्ट टेबल पर है और कितना पार्ट टेबल से नीचे है। 2l/3 टेबल पर है और l/3 नीचे है। अब जो पार्ट टेबल पर है वो तो रेफरेंस पोजीशन पर है, तो यहां से लेके यहां तक इस पार्ट की तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। हाँ, पर इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। और ये वाला पार्ट रेफरेंस फ्रेम से नीचे है, तो इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। बट नाउ दिस l/3 इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस l/3 इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहले तो इस पार्ट का मास निकालेंगे हम। ये बताओ l पार्ट का मास कितना है? पूरा l का m, तो एक का कितना हो जाएगा? m/l। तो l/3 का कितना हो जाएगा? m/l को l/3 से मल्टीप्लाई कर दो, m/3। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो टेबल से नीचे लटका हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है? l/3, इसका मास मैंने निकाल लिया, कितना है? m/3। ठीक है, कितना मास है इसका? m/3। m/3। ठीक है दोस्तों, m/3। अब क्वेश्चन करना कैसे है वो ध्यान से देखना बोर्ड पर। अब ये जो चेन है ना, इस चेन का सेंटर ऑफ मास निकाल लो। सेंटर ऑफ मास इस चेन का l/3 का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में। सेंटर ऑफ मास, इस चेन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में, और ये दूरी होगी l/6, l/3 का हाफ, l/6। और अब आपको क्या करना है? ये m/3 सारा इस सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लो। ये m/3 सारा सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लो। सेंटर ऑफ मास से मान लो m/3 इंटू जी, ग्रेविटी का फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे लिखोगे? मास कितना? m/3 इंटू में जी, ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, और ये मास जो हमने माना है सारा सेंटर ऑफ मास पर माना है, और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां पर, और इस सेंटर ऑफ मास की दूरी इस रेफरेंस फ्रेम से कितनी है? l/6, और नीचे की तरफ है तो -l/6। तो ये आ गया -mgl/18, -mgl/18, -mgl/18। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पार्ट नीचे था उसी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मास m/3 है, और ये सारा m/3 सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लो। ये सारा m/3 सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लो, और सेंटर ऑफ मास से इस रेफरेंस फ्रेम की दूरी होगी l/6। तो l/6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पर नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि रेफरेंस फ्रेम के कहां है? नीचे। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन शायद से आप बहुत जल्दी कर दोगे। अगला क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर दोगे। ठीक है, शुरू में ये अजीब लगता है, बस फिर बाद में तो बहुत आसान लगता है, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना, उनको जीवन में कभी प्रॉब्लम आई नहीं, आज तक नहीं आ जाती है। पहले तो मैं बात भी बनवा देता था लड़के लड़कियों की। ठीक है, पहले से रिलेशनशिप में होते थे, ऐसी आग लगाता था बीच में। 10-10 साल का रिलेशनशिप मैंने तोड़वाए हुए हैं। ठीक है, आग में घी डालने का काम मैं करता था। चलो दोस्तों, l/4 पार्ट नीचे है, m टोटल मास है। जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ठीक है,
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, L/N पार्ट नीचे है, M। फिर अगला क्वेश्चन, सिलेंडर है वो ऐसे रखा है रेफरेंस फ्रेम पे, H हाइट है, M मास है, पोटेंशियल एनर्जी लिखो। फिर सिलेंडर को लिटा दिया, R रेडियस है, M मास है। सबसे पहले तो इसका मास निकालो, M/4। अब ये सारा मास सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लूंगा यहां, और ये कितनी दूरी हो जाएगी, L/8। तो M/4 G इंटू में -L/8 माइनस MgL/32। हाँ तो सेंटर ऑफ मास के बिना तो निकालना ही नहीं है, दूसरा आंसर तो आएगा ही। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे निकालो। इसका मास कितना हो जाएगा, M/N। सारा मास सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लेते हैं। अगर ये L/N तो इसका आधा कितना हो जाएगा, L/2N। L/N का हाफ होगा L/2N, तो M/N इंटू में G इंटू में -L/2N, तो MgL/2N² माइनस। बिल्कुल ठीक, अंश ने बिल्कुल ठीक निकाला। अब बताओ, ये सिलेंडर है, ये सारा का सारा मास कहाँ मान लें, सेंटर ऑफ मास पर। और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना हो जाएगा रेफरेंस फ्रेम का, h/2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg इंटू में h/2। ठीक है, ये अब लिटा दिया सिलेंडर, सारा मास सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लेते हैं। और इस सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से दूरी कितनी हो जाएगी, रेडियस r है तो ये भी r होगा, तो mgr। mgr पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी को समझना बहुत मुश्किल है, वो एक सिस्टम की होती है और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, और कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के चेंज होने के कारण आती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है एक सिस्टम में। ठीक है, पर इस तरीके से समझे तो बहुत आसान लग रहा है, पर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे जाए तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्लास में तो मैं बोल देता हूँ, अब ऑनलाइन में तुम्हें लगेगा मैं घटिया टीचर हूँ, कमीना टीचर हूँ, पर नहीं, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, वो तुम्हें लगेगा ऐसा, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे डेफिनेशन भी तो समझानी पड़ेगी। अब कोई भी टीचर है सबसे पहले तो डेफिनेशन ही समझाएगा, वो डेफिनेशन मुश्किल है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। समझे, क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, M मास है, H हाइट है, इस सिलेंडर को ऐसे यहां से फोर्स लगा के, दूसरी ओरिएंटेशन में हमने यहां से फोर्स लगाया और इसको ऐसे घेर दिया, गिर गया है, फोर्स लगा के ऐसे घेर दिया।
एम मास था, फोर्स लगा के ऐसे घेर दिया इसको, तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कितना होगा, फिर बताना वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। उसके बाद अगला सवाल, एक चेन है, उसका L/3 पार्ट नीचे है टेबल से, M मास है उसका, L लेंथ है, वर्क डन निकालना है इस चेन को पूरी तरह से टेबल पर लाने के लिए, जो नीचे लटका हुआ पार्ट है ऐसे फोर्स लगा के पूरी चेन को टेबल के ऊपर ले आए, तो वर्क डन बताना कितना होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू टेक द चेन फुल ऑन द टेबल, पूरी चेन को नहीं, सिलेंडर ग्राउंड पर देखो, सुनो सुनो, बिल्कुल बोर्ड पर देखो, बहुत ध्यान से देखना, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, पर ये सिलेंडर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके डायमेंशन है दोस्तों, जैसे ये h हाइट होगी, r रेडियस होगी। अगर इस सिलेंडर की बात करें ना, तो सिलेंडर हजारों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये पार्टिकल तो सारे ग्राउंड पर हैं, पर ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल तो ग्राउंड से ऊपर है, तो इन पार्टिकल्स के पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पार्टिकल्स ग्राउंड से ऊपर है, तो कह रहे हैं कि पूरे सिलेंडर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो हमने क्या करा, सिलेंडर का पूरा मास सेंटर पर एज्यूम कर लिया, और सेंटर हो गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर पर एज्यूम कर लिया, मतलब इसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। अब इस सेंटर ऑफ मास से ग्राउंड की दूरी देखो कितनी है, h/2, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे mgh/2, जीरो नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सारे पार्टिकल्स रेफरेंस फ्रेम से ऊपर हैं। अब जो पार्टिकल्स रेफरेंस फ्रेम से ऊपर होंगे उनके पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनके पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसलिए अगर पूरे सिलेंडर की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो सबसे पहले फर्स्ट एज्यूम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा सेंटर पर, वहां से दूरी लेनी है, h/2 होगी। अब तो समझ में आया होगा। चलो, अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, अब फाइनल क्या हो जाएगी, mgr, सेंटर ऑफ मास यहां, सेंटर ऑफ मास से ये दूरी r हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास यहां, सेंटर ऑफ मास से दूरी h/2, इनिशियल होगी mgh/2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितनी mgh/2 और फाइनल कितनी mgr, ठीक है। यहां आ जाओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स पूछा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। दोस्तों ये बताओ, जब ये पूरी चेन टेबल पर होगी, जब ये पूरी चेन पूरी टेबल पर होगी, क्वेश्चन क्या है, टेबल से कुछ पार्ट चेन का नीचे लटका हुआ है, इस चेन का कुछ पार्ट टेबल से नीचे लटका हुआ है, तो इस पूरी चेन को टेबल पर लाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स कितना वर्क करेगा, तो जब ये चेन पूरी टेबल पर होगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, और इनिशियल कितनी होगी, इसका मास m/3, तो m/3 इंटू जी, और L/3 का सेंटर यहां होगा, तो सेंटर मास से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/6, इनिशियल हो जाएगी -mgL/18, तो एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो, इनिशियल कितनी -mgL/18, mgL/18,
देख लो पोटेंशियल एनर्जी कैसे सवालों को आसान करता है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सवाल को आसान करने के लिए दिया गया। आसान करने के लिए दिया गया। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सवाल को आसान करने के लिए दिया गया, इंटीग्रेशन से बचने के लिए दिया गया। इंटीग्रेशन से बचने के लिए दिया गया। ये वाला करो, चेन है, L/N पार्ट नीचे लटका हुआ है, M मास है, L लेंथ है। इस चेन को टेबल पर लाने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सोर्स, जो नीचे लटका हुआ पार्ट है, इस लटके हुए पार्ट को भी पूरा टेबल पर लाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स बताओ कितना वर्क करेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो 0 हो जाएगी और इनिशियल निकाली थी, -mgl/2n², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बस ये दो फॉर्मूले याद कर लो, बस ये दो। अगर ये दो याद है ना तो कोई टेंशन नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और कंजर्वेटिव का हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। एक्सटर्नल का हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, कंजर्वेटिव का हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। ये दो फॉर्मूले याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो फाइनली प्यारे बच्चों ये बताओ समझ में आया नहीं आया? कॉन्फिडेंस लेवल लो दिख रहा है तुम्हारा, सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? सच सच बताओ, जो लिखोगे लाइव चैट में उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, टाइम लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिलेबस करने की हमें जल्दबाजी नहीं है। पर सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ईमानदारी से। अंश ने कहा कोई डाउट नहीं है। शिवम ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड लगा था, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस करवा रहे हो वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। वर्तिका ने कहा है सर क्लास के बीच में थोड़ा डाउन था, लेकिन अब एंड में फुल कॉन्फिडेंस है। ओके ओके, क्लियर है क्लियर है। संस्कृति ने बोला है, उदित उड़ी गुप्ता ने बोला है क्लियर है सर, क्लियर है। हंड्रेड परसेंट क्लियर है, राघव ने भी कहा है। पता है क्या है, तुम्हें अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाता ना मैं, तो तुम्हें और भी आसान लगता। पर फिर वही बात है ना, फिर स्कूल के पेपर में अगर मान लो आपसे पूछ लिया डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी तो लिख ही नहीं पाओगे। तो मैंने ना पहले उसको समझाया। अब वो टॉपिक ही ऐसा है दोस्तों, तुम कई बार समझ नहीं सकते मेरी बात। तुम बुक से पढ़ने जाओ, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कितना मुश्किल टॉपिक है। ये तो फिर भी मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स देके उसको इजी करने की कोशिश करी है।
चलिए दोस्तों, बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।